91.2 NIVH हेलोदून पर पेश है दोस्तों एक ब्रांड न्यू शो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव विद RJ गौरव। क्या है खास इस शो में, तो बता दूं कि इस शो में बात होगी उन महान पर्सनैलिटीज से जो कि अपने इनिशिएटिव से हम जैसे दृष्टि दिव्यांगजनों की जिंदगी में दे रहे हैं आशा और संभावनाओं के पॉजिटिव चेंज। तो सुनना ना भूलिएगा ये प्रोग्राम हर वेंसडे हमारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और यूट्यूब चैनल 91.2 NIVH हेलोदून पर। नमस्कार दोस्तों, 91.2 NIVH हेलोदून पर मैं हूं गौरव आप सभी के साथ में, और इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक महान हस्ती जिनसे आपका परिचय कराना चाहेंगे। ये हैं संदीप त्रिवेदी जी, अजमेर राजस्थान से, और ये इस वक्त एक क्लब चलाते हैं, रिकॉर्डिंग क्लब नाम से एक क्लब है इनका, संगठन भी आप कह सकते हैं। तो बहुत ही संघर्षमय तरीके से जो है इस क्लब की स्थापना हुई, क्या रहा कैसा रहा वो सब आप जानेंगे, इनकी लाइफ के बारे में आज मेरे साथ जानेंगे आप सभी लोग। तो बहुत धैर्य से इस कार्यक्रम को, इस इंटरव्यू को जरूर सुनिएगा ताकि आप सब एक एक चीज के बारे में जो है विस्तार पूर्वक जान सकें। तो बिना देरी करते हुए सर से बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी गौरव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को। तो नाम तो आपने बता ही दिया जी। अजमेर में रहता हूँ, राजस्थान में, और पूरी तरह से दृष्टिबाधित हूँ। जी। इसके अलावा एक सामान्य विद्यालय में, वर्तमान में सीनियर सेकेंडरी लेवल का विद्यालय है, वहाँ प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। जी सर, इस जिंदगी की, इस संघर्ष की जो है शुरुआत जो है कैसे रही, आपका बचपन कैसा रहा और कहाँ बीता, उसके बारे में बताइए। राजस्थान का एक छोटा सा शहर है बांसवाड़ा के नाम से, और वहाँ पर एक गाँव है तलवाड़ा। जी। उस गांव में मैं रहा, 3 साल का था मैं तब। आंखों की रोशनी चली गई, उसके बाद 3 ऑपरेशन हुए दोनों ही आंखों में, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहे। वहाँ पर साइटेड जो सामान्य विद्यालय होते हैं उनमें तीसरी क्लास तक पढ़ाई भी की, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब आखिरकार घर वालों को ये समझ में आया कि भाई आपको कहीं ना कहीं भेजना पड़ेगा, यहाँ पर काम चलने वाला है नहीं। जी। तो उन्होंने हिम्मत करके फिर अजमेर के अंध विद्यालय के बारे में पता चला, और 1993 में अजमेर अंध विद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ। जी। और वहाँ मैंने 11 साल में कक्षा 12वीं तक पढ़ाई की। जी। और सर इसके अलावा जो है यदि हम बात करें उसके बाद का आपका कॉलेज लेवल और वो सब डिग्रीज? ये सब अजमेर में हुआ। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया 2007 में, 8 में बीएड किया, 10 में एमए किया, और 2011 में मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गया। जी। तो उसके बाद से गवर्नमेंट जॉब में? जी, 2011 से मैं अभी तक गवर्नमेंट जॉब में हूँ। 11 नवंबर 2011। जी, ये एक अनोखा सहयोग उस टाइम का रहा था। और अब सर जानना चाहेंगे आपकी हॉबीज और आपके शौक के बारे में, क्या क्या शौक रखते हैं आप? मेरी हॉबी तो मैं अगर कहूँ तो अगर एक वर्ड में, क्रिएटिविटी। मेरे को कुछ ना कुछ वर्क करना पसंद है। टेक्नोलॉजी में भी थोड़ी बहुत रुचि है। जी। और इसके अलावा कोशिश ये करता हूँ कि कम से कम समय में और कम से कम संसाधनों में जितनी अपने साथियों तक कुछ मदद पहुंचा सकूं, ये भी मेरी कोशिश रहता है मेरी। और सुनना बहुत पसंद है लोगों को, और तुम्हें, ये भी एक मेरी हॉबी है। किसी को भी मैं सुनता हूँ, खूब सुनता हूँ। और वैसे शौकिया तौर पर क्या क्या कुछ करते हैं? तौर पर मुझे वीडियोस बनाना बड़ा पसंद है, और चेस खेलना अच्छा लगता है, कविताएं लिखना अच्छा लगता है। जी। और गाने का मतलब है, लेकिन वो फ्रीक्वेंटली मतलब नहीं हो पाता है। वो ठीक है, कभी कभार 2-4 महीने में कुछ गा लूं, बाकी ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि मैं रोज वो काम करूं। ये बाकी के काम मैं रोज कर लेता हूँ। सर जैसा आपने बात किया कविताएं लिखना और वो सब आप शौकिया तौर पर करते हैं, तो इससे पहले हम आगे संघर्षमय जीवन में जो है बढ़ना शुरू करें, तो इससे पहले यदि आप हमारे श्रोताओं को अपना कुछ लिखा हुआ सुना दें तो। फिलहाल मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं। हमारे जो युवा साथी हैं, युवा मित्र हैं, उनके लिए उपयोगी हो सकती है कि हो जाए कुछ भी घबराना मत कभी, बस वक्त के आगे ही बेबस है हम सभी। हो जाए कुछ भी घबराना मत कभी, सुख दुख आते जाते हैं हम व्यर्थ में ही घबराते हैं। सुख दुख आते जाते हैं हम व्यर्थ में ही घबराते हैं। मछली की आंख निगाह में हो वही अर्जुन कहलाते हैं। उस लक्ष्य से अपना ध्यान, उस आंख से अपना ध्यान हटाना मत कभी। हो जाए कुछ भी घबराना मत कभी, बस वक्त के आगे ही बेबस है हम सभी।
जी, और बहुत ही मोटिवेशनल लाइनें श्रोताओं अगर ये हैं, इनको कोई गहराई से समझे और अपने जीवन में धारण करे। मैं अक्सर अपने शोज में ये बात कहता हूँ जब कोई भी कुछ ना कुछ लेकर के आए कि अगर इन चीजों को आप अपने जीवन में धारण करें तो आप कहीं भी निश्चित रूप से मार नहीं खा सकते हैं। अब सर जानना चाहेंगे आपके इस क्लब के बारे में, रिकॉर्डिंग क्लब के बारे में, कि जब इसकी स्थापना होनी थी वो सब भी हम इसके बारे में जानेंगे। तो इसकी स्थापना का सोचा कहाँ से, क्या प्रेरणा थी इसके पीछे? दरअसल गौरव भाई, कोई ना कोई काम अगर होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई हादसा होता है, कोई ना कोई घटना होती है। तो रिकॉर्डिंग क्लब को लेकर के भी एक छोटी सी घटना हुई कि मैं जब खुद स्टूडेंट था 2010 में, तो जैसा कि मैंने कहा, मैं टेक्नोलॉजी में थोड़ी रुचि थी, तो मैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर था प्राइवेट। मेरी जॉब प्राइवेट थी, मैं था गवर्नमेंट स्कूल में, और उसी स्कूल में था जहाँ से मैंने पढ़ाई की, अजमेर अंध विद्यालय, जो कि राजस्थान का पहला अंध विद्यालय है। तो कुछ लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे जूनियर साथियों ने, कुछ बराबर वालों ने कुछ कहा कि भाई तुम कंप्यूटर चलाते हो तो देखो यार, आजकल बाहर के राज्यों में कंप्यूटर में भी रिकॉर्डिंग हो रही है और बड़ी साफ रिकॉर्डिंग होती है, तो यहाँ पर हमें भी ट्राई करना चाहिए। तो इनका ठीक है, करते हैं। फिर रात दिन ढूंढा, कुछ सॉफ्टवेयर पढ़े, इंग्लिश ठीक ठाक थी तो खुद ही उनकी हेल्प फाइल्स को पढ़ पढ़ के सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए और कुछ समझ में आने लगा। तो वहां से एक सिलसिला चला 2010 से, और सौभाग्य से मुझे अच्छे सहयोगी भी मिल गए, अच्छे रीडर भी मिल गए। ये काम चल ही रहा था। 2011 में प्रस्ताव आया यहाँ के लोकल एक किसी ग्रुप का, क्लब था वो, क्लब, कि हम कुछ करना चाहते हैं नेत्रहीन लोगों के लिए, तो तुम यार बताओ संदीप क्या कर सकते हैं जी। ये मैंने प्रपोजल उनको दे दिया, उनको अच्छा लगा। तो मैं एक तरह से उनके साथ मिल करके इस काम को कर रहा था, बुक्स की रिकॉर्डिंग और जो भी लोगों तक रिकॉर्डिंग के माध्यम से, केवल और केवल रिकॉर्डिंग तक ही सीमित थे हम तब तक। जी। 2016 आते आते मुझे लगने लगा यार कि केवल ये पुस्तकों की रिकॉर्डिंग से कुछ होने वाला है नहीं, और जमाना काफी आगे चला गया। सीडी, डीवीडी, इनकी भी स्थितियां बहुत आने वाले समय में एक तरह से बंद होने वाले हैं ये सब भी। जी। तो उनको कुछ प्रस्ताव रखे, उन्होंने नहीं माने। फिर मैंने उनको ये भी कहा, मैंने कहा अगर आप लोग ये प्रस्ताव नहीं मानेंगे तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने 2016 में छोड़ दिया। परिस्थितियां भी ऐसी बन गई थी कि उनको भी शायद ऐसा लग रहा था कि ये अलग हो जाए खुद तो ठीक है, और मुझे भी थोड़ी सी घुटन सी हो रही थी कि यार ऐसे तो काम नहीं चलने वाला एक परंपरागत तौर पे और एक ही ढर्रे पर चल करके, क्योंकि कहते हैं ना परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है जी। तो कोई भी एक काम हो, कोई भी उद्देश्य हो, कोई भी संकल्प हो, परिवर्तन जरूरी है जी। बेसिकली उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि हम ऑडियो बुक्स के साथ साथ अब समाचार पत्र की लोगों को जरूरत रहती है, तो हम समाचार पत्र देना शुरू करें रोजाना जी। मैंने उनको यहाँ तक कह दिया था कि भाई उसका खर्च भी मैं वहन करने को तैयार हूँ अगर आपको खर्च की चिंता है तो। लेकिन उन लोगों को वो जमी नहीं। मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ कि उनको नहीं लगी जमी, क्योंकि नहीं तो आज भी मैं वहीं होता, पता नहीं। उसके बाद में फिर हमने कहा कि यार अब क्या किया जाए। तो मई 2016 में पहली बार मेरी अपनी जो पर्सनल रीडर आती थी मेरे पास, उसको मैंने कहा तुम ऐसा करो, मेरे लिए रीडिंग करना बंद करो और मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ, इसी तरीके से समाचार पत्र को रिकॉर्ड करो जी। 20 मई 2016 को पहली बार हमने एक समाचार पत्र व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया था। तब तक हमने वहां से अलग होने के बाद जी। अच्छा, उससे भी समस्या ये आई कि अब क्या नाम रखें। मैंने कहा यार अब अपन को लोग जानते हैं, अपन रिकॉर्डिंग के काम से जुड़े हुए हैं, ये भी कुछ लोग जानते हैं, और अपन अजमेर से सारा काम करते हैं, तो रिकॉर्डिंग अजमेर ही नाम रख देते हैं। ज्यादा कुछ दिमाग लगाया नहीं हमने, व्हाट्सएप ग्रुप का नाम रख दिया रिकॉर्डिंग अजमेर। और उसमें 20 मई को जब पहली बार अखबार दिया, लोगों को अच्छा लगा। कौन सा था सर? राजस्थान पत्रिका। अच्छा, पहला अखबार और पहली बार पहला राजस्थान पत्रिका था, और केवल एक फाइल थी उसकी, वो भी 19-20 मिनट की वो फाइल थी। यहाँ तक कि उसमें तो हमने नंबर तक नहीं दिया था, इतना ज्यादा सोचा ही नहीं था कि नंबर दें और आगे बढ़े और लोगों को छोड़े। मैंने कहा चलो जो है उन्हीं को सुना दें, ज्यादा इतना तो दिमाग लगाया नहीं था जी। तो लेकिन वो लोगों को अच्छा लगा। सबने फिर सलाह दी कि भाई इसमें नंबर देना शुरू करो, और उसमें फिर लोगों के जैसे जैसे सुझाव आते गए वैसे वैसे हम उसमें काम करते गए। तो वो इतना अच्छा लगा लोगों का कि फिर वो जुड़ते मतलब 2 साल से भी कम समय में व्हाट्सएप पर, उस समय सीमा थी 256 लोग हो सकते हैं ग्रुप में जी। तो 5 ग्रुप बन गए थे हमारे, इतने लोग जुड़ गए थे। आज स्थिति ये है कि हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी कुल मिलाकर के लगभग 17 तरह के न्यूज़पेपर्स हम लोग ऐप के माध्यम से दे रहे हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप से भी बात आगे चली गई है जी। ऐसे करके इसकी रिकॉर्डिंग क्लब की शुरुआत हुई थी, और फिर हुआ ये कि 1 साल पूरा होते होते इसमें इतने लोग जुड़ गए थे और इतने तरह तरह के लोग जुड़ गए थे देश भर के। तो सबने ये सुझाव दिया कि भाई अब ये अजमेर तक सीमित नहीं है, आप इसमें अजमेर का नाम हटाइए। तो फिर हमने उसको रिकॉर्डिंग क्लब कर दिया, क्योंकि क्लब का मतलब होता है चीजों को जोड़ना जी।
तो हम रिकॉर्डिंग के थ्रू सबको जोड़ रहे थे, इसलिए फिर हमने रिकॉर्डिंग क्लब, और कहीं ना कहीं वो पहले जो रोटरी क्लब के साथ काम किया हुआ था तो वहाँ का भी यादें थी, और आप कहते हैं ना भावनात्मक जुड़ाव तो हो ही जाता है कहीं ना कहीं रहते हैं तो। जी जी। तो हमने वो क्लब उठा लिया, वहाँ से रिकॉर्डिंग का काम हम कर ही रहे थे। हाँ। ऐसे करके ये रिकॉर्डिंग क्लब फिर नामकरण हुआ, और ये अब आज भी चल रहा है, और आप सब जानते हैं, ये अच्छी बात है। तो सर रिकॉर्डिंग क्लब और रिकॉर्डिंग बड़ा आपने सार में तो बताया, लेकिन इसके हम थोड़ा सा, क्योंकि ये हमारे श्रोताओं के लिए भी जानना जरूरी है, खुद हमारे लिए भी जानना जरूरी है, थोड़ा सा हम डीप में जाना चाहेंगे कि रिकॉर्डिंग की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई और पहली रिकॉर्डिंग कहाँ किस हालत में की गई? पहली रिकॉर्डिंग हमने लगभग अगस्त सितंबर 2010 में की। नहीं, रिकॉर्डिंग क्लब के बाद वाला सर। अच्छा, रिकॉर्डिंग क्लब के बाद। ओके हाँ ओके ओके। हाँ हाँ हाँ। तो रिकॉर्डिंग क्लब, जब रिकॉर्डिंग अजमेर हमने बना लिया, तब ये सोचा कि अब यार, अब रोटरी क्लब तो है नहीं, ठीक है, सपोर्ट भी नहीं है, आर्थिक रूप से भी कहीं कोई मदद थी नहीं, और हमारे साथ उस समय केवल एक ही जो वाचिका शुरू से ही 2010 में मेरे साथ थी, जयवंती आसवानी मैडम। जी जी। उनको भी आप सब जानते हैं जी। तो उन्होंने यही कहा कि सर देखिए, अब आप पैसे वैसे की चिंता मत कीजिए, आप भले ही 6 महीने बाद भी हमको सैलरी देंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फर्क तो पड़ेगा लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं है, बस हमको इतनी उम्मीद है कि आप जो कुछ करेंगे या जिस भी तरीके से आगे काम बढ़ाएंगे वो अच्छा ही होगा, हमें इतना विश्वास है जी। तो जब इतना विश्वास कोई दिला देता है तो आपके अंदर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है जी। फिर 3-4 महीनों बाद आदरणीय सुरेंद्र तिवारी सर हैं, पिता तुल्य, हमारे भोपाल से, उन्होंने फोन करके कहा भाई मैं हर महीने इसके लिए 1000 रुपए का सहयोग दूंगा जी। तो उससे पहले लेकिन हम ये निर्णय ले चुके थे, सुरेंद्र तिवारी सर और इन सब घटनाओं से पहले, कि मासिक पत्रिकाएं सामान्य ज्ञान की हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने जून में एक मैगजीन थी क्रोनोलॉजी, एक मैगजीन है क्रॉनिकल, जो कि प्रतियोगिता दर्पण की तरह ही है, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल इसका नाम है। और प्रतियोगिता दर्पण की रिकॉर्डिंग एक्चुअली हो रही थी ऑलरेडी NIVH से, आपको NIVH से जी। तो इसलिए फिर हमको लगा डबल करने से अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है काम, और वैसे भी वहाँ की क्वालिटी और हमारी क्वालिटी में बड़ा अंतर था। हमारी तो क्वालिटी खराब थी क्योंकि हमारे पास कोई साधन भी नहीं था जी। हमारा तो जहाँ जगह मिल जाए, जैसी जगह मिल जाए, जब समय मिल जाए, हम कर लेते थे। और अपने आपके वहाँ तो पूरा स्टूडियो, तो कुल मिला के हमने क्रॉनिकल, क्रोनोलॉजी, और एक हमने कहा कि यार कुछ नया करते हैं, तो एक टेक्नोलॉजी की बुक भी हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया, कंप्यूटर संचार सूचना के नाम पे जी, जो कि किसी के लिए अवेलेबल नहीं थी, कहीं भी अवेलेबल नहीं थी। बाद में वो अनफॉर्चुनेटली बिकना ही बंद हो गई, वरना हम आज तक उसको जारी रखते हैं, और मुझे लगता है वो बहुत ही जबरदस्त मैगजीन होती हमारे साथियों के लिए, क्योंकि हमारे लोगों को किसी और में रुचि हो या ना हो, टेक्नोलॉजी में बड़ी रुचि होती है बहुत ज्यादा। तो ये हमारी शुरुआत से जो लोग जानते थे उनको तो ये तो पता ही था कि कभी रोटरी क्लब हो या कोई सा ही क्लब हो, काम तो संदीप ही कर रहा है। तो वो लोग संपर्क करने लगे, ये फायदा मिला मुझे। जो 5 साल एकदम साइलेंट होकर के जो काम किया, उसका फल मिला बाद में, कि लोगों को पता था कि यार ये कर रहा है तो फिर ठीक ही होगा। तो करके फिर धीरे धीरे बुक्स आने लगे और रिकॉर्डिंग करने लगे जी। तो फिर सितंबर से तो हमने फिर पेमेंट भी देना शुरू कर दिया था मैडम को भी, क्योंकि लोग वही बात है कि लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया वाला मामला है जी। सो सर रिकॉर्डिंग क्लब के पास मतलब क्योंकि ऑफिस है आप लोगों का अजमेर में, तो इस ऑफिस बनने की भी कोई कहानी होगी, किस तरीके से बनाई, कहाँ से मिला? एक तो मैं ये निवेदन कर दूं कि अब आज जो हमने शुरुआत की थी ना, उससे इस रिकॉर्डिंग क्लब का स्वरूप बहुत बदल गया है जी। मतलब हमने न्यूज़पेपर, ऑडियो बुक, इसके अलावा स्क्राइब प्रोवाइड करवाना, यहाँ तक कि जो बहुत सबसे ज्यादा रिस्की काम होता है शादी करवाना, वो भी हम करवा रहे हैं जी जी। इसके अलावा यूट्यूब चैनल, ऐप, फेसबुक पेज जी, व्हाट्सएप ग्रुप तो है ही, और कोरोना काल में आर्थिक सहयोग भी किया लोगों का जी, कार्यक्रम भी होते हैं सालाना, तो ये सब तो हम करते ही हैं। और रही ऑफिस का आपने प्रश्न पूछा है, रिकॉर्डिंग क्लब के पास मैंने कहा ना कोई संसाधन थे नहीं थे, तो 2019 तक मेरे ही घर पर काम होता था जी। आप समझिए कि मेरे घर की भी बनावट ऐसी थी कि घर के अंदर से ही, अगर जो कमरा हमने रिकॉर्डिंग के लिए रख रखा था उसमें जाना है तो मेरे घर में से होकर के जाना होता था जी। लेकिन मेरी वाइफ का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया, सपोर्ट किया इस अवसर पर, वंदना त्रिवेदी जी। तो 2016 में जब हमने शुरू किया तो 2016 से 2019 तक मेरे ही घर पर ही काम होता रहा। लेकिन 2019 में आते आते तब तक हम राष्ट्रीय स्तर के 4 बड़े कार्यक्रम कर चुके थे जी, और दो छोटे कार्यक्रम कर चुके थे, यानी 3 साल में हम 6 बड़े आयोजन कर चुके थे जी। तो अब
समस्या होने लगी कि मेरे घर पर जो काम हो रहा था वो, अब चूंकि घर पे भी परिस्थितियां बदल रही थी, बेटी है मेरी एक छोटी, तो वो बड़ी हो रही थी, तो उसको भी अब कहाँ तक हम समझाते जी। तो शोर शराबा और कुछ ऐसी चीजें, और काम, सबसे बड़ी बात ये कि काम बढ़ गया था, एक व्यक्ति से काम चलने वाला था नहीं जी। तो इसलिए फिर हमको निर्णय लेना पड़ा और हमने किराए का एक मकान लिया। उस समय किराया उसका 7,500 रुपए था, आज वो 8,500 हो चुका है। और सितंबर 2019 से अभी तक उसी किराए की बिल्डिंग में हमारा ये रिकॉर्डिंग क्लब का काम चल रहा है। वहाँ पर आज की तारीख में 4 रीडर्स आते हैं, एक सफाई कर्मचारी है, तो कुल मिला के 5 लोगों का स्टाफ है। और हमारे दृष्टिबाधित साथियों की बदौलत 5 मुख्य धारा के लोगों को रोजगार मिला हुआ है, ये सबसे बड़ी बात समझता हूँ मैं जी। और आमतौर पर जब कोई हम नया काम शुरू करते हैं तो बड़े हम विश्वासी हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं यार ये दिन होना चाहिए, वो दिन होना चाहिए, लेकिन हमने कभी इसकी परवाह नहीं की मुहूर्त की। हमने जब ऑफिस भी हमारा शिफ्ट किया तो श्राद्ध के दिन किया हमने तो। ये भी एक छोटी सी बात है जी। जी। सो सर, काफी मतलब संघर्षपूर्ण जर्नी रही और आज तक भी आप किराए के मकान में जो है अपने स्टूडियोज वगैरह छोटे मोटे जो भी हैं बना करके काम कर रहे हैं। तो पहला स्टूडियो एक बात बता दूं, छोटी सी एक बात बता दूं भाई जी, लगभग 30 से 35,000 का प्रति महीने का रिकॉर्डिंग क्लब का खर्च है, लेकिन 1 रुपए का बैंक बैलेंस नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि कौन सी शक्ति इसको चला रही है, कैसे ये चल रहा है। जी जी जी। तो वो शक्ति भी सर लोगों का कहीं ना कहीं सहयोग है, सपोर्ट है, समर्पण है, जिसकी वजह से आज आप इतना लाभ जो है लोगों को दे रहे हैं। और तो पहला स्टूडियो किराए का मकान लेते ही बना लिया था? किराए का मकान जब लिया तो उसको हमने स्टूडियो के रूप में नहीं सोचा था। हमने भी ये सोचा था कि भाई यहाँ रूम है और ये रूम अलग अलग काम आएंगे और एक साथ 4 लोग यहाँ इन कमरों में बैठ करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जी, अलग अलग रूम। स्टूडियो के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। स्टूडियो तो बल्कि अभी जनवरी 2023 में जाकर के उस जगह पे हमने बनाया है। और तब तक तो हमारा जो बिल्डिंग है वो भी फर्स्ट फ्लोर की है, वहाँ सीधी गर्मी आती है, उसके ऊपर कोई और फ्लोर नहीं है जी। तो उस परिस्थिति में भी पंखा बंद करके, हमारे पास मैंने कहा ना संसाधन इतने नहीं है, स्टूडियो नहीं था, तो पंखे तक की भी रिकॉर्डिंग में आवाज ना आए, इसलिए हमारे रीडर सब पूरी तरह से समर्पण भाव के साथ 46 की गर्मी में भी, 46 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी में भी पंखा बंद करके रिकॉर्डिंग करते थे जी। तो ये कुछ संघर्षमय जर्नी जो है रिकॉर्डिंग क्लब की रही और आज यहाँ तक जो है ये क्लब इन्हीं चीजों में सर आपने ऑडियो बुक्स को भी रिकॉर्ड किया? जी, ऑडियो बुक्स भी चल रही थी। ऑडियो बुक्स तो सबसे पहला और सबसे मेन काम रहा हमारा। तो फिर तो उनकी एडिटिंग वगैरह आप किस तरीके से करते थे? ये सब काम आज भले मेरी अपनी खुद की जॉब 8 घंटे की है, कुछ भी है, स्थितियां कैसी भी रही हो, लेकिन मेरा सौभाग्य कहें कि दुर्भाग्य कहें, इसलिए क्योंकि आज तक पहले दिन से 2010 से वो एडिटिंग मैंने शुरू की थी, आज तक भी मैं ही कर रहा हूँ। ये सौभाग्य ही है। दुर्भाग्य इसलिए कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति तैयार नहीं कर पाया जो इस काम को संभाल सके। ये तो सर देखिए बड़े उसकी बात होती है और आप ऐसा व्यक्ति भी जल्दी ही तैयार करेंगे, मैं ऐसा सोचता हूँ। और सौभाग्य इसलिए है वीआई के लिए क्योंकि आप जिस तरीके से उसको एडिट कर सकते हैं, चीजों को देख समझ करके कर सकते हैं, वो मुझे लगता है और कोई इतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। बाकी जानना चाहेंगे सर, सामाजिक सपोर्ट किस तरीके से इस क्लब को मिला जब आपने इसको स्थापित किया और ऑफिस वगैरह या किराए के मकान में वो किया, तो लोगों ने किस तरीके से इसको सपोर्ट किया? नहीं, अगर आप दृष्टिबाधित साथियों का पूछ रहे हैं या हमारे आसपास के लोगों के बारे में? हाँ, आसपास के लोगों के बारे में। देखिए, इसमें होता क्या है, आमतौर पर कोई भी एनजीओ या कोई ट्रस्ट या इस तरह का कोई काम जब होता है तो उसमें 2 ही तरह के मॉडल होते हैं। या तो ये टोटली आप समाज पर निर्भर हो जाओ कि आपको समाज से कुछ न कुछ लेना है और चलाना है, और या फिर आपका कोई बिजनेस है, वहां से आप बचा करके उसको आप चला पा रहे हैं। लेकिन हमने तीसरा तरीका अपनाया। हम हमारे पहले अपने दृष्टिबाधित साथियों के बीच में जाएंगे, उनको समझाएंगे, उनको एजुकेट करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि भाई काम हम हमारे लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं, दृष्टिबाधित लोग ही कर रहे हैं जी। तो आपको खुद समझना चाहिए, और वो भी तब जब आप अगर सक्षम हो तो। इसमें फिर धीरे धीरे समय के साथ जब लोगों का सुझाव आने लगे, लोगों ने समझाया, तो हम जो आसपास के मुख्य धारा के लोग हैं उनके पास भी जाने लगे। लेकिन आज तक हमने कभी एग्रेसिवली, मतलब बहुत ऐसे बढ़ चढ़ करके लोगों से सहयोग नहीं मांगा, या हमने वो मॉडल भी नहीं अपनाया कि हमें यही चाहिए।
लेकिन जब भी हमने अगर थोड़ी सी भी रिक्वेस्ट किसी से की है, हमें कभी ना नहीं लिया जी। ये हमारा सौभाग्य है। यहाँ तक कि हमने पहला जब कन्वेंशन किया पुष्कर में, तो वहाँ पर भी शुरुआत हुई कि हमें राशन वगैरह सारा सहयोग से मिल गया। घर पे जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तो कैबिन बनाने के लिए भी हमें सहयोग मिल गया। गर्मियाँ जब आई, गर्मियों की समस्या हुई तो पंखे और चेयर्स नहीं थी तो चेयर्स के लिए भी हमें सुविधा मिल गई। उसके बाद जब हमने रिकॉर्डिंग क्लब का ये ऑफिस रेंट पे लिया तो वहाँ भी आज मतलब कैबिन से लेकर के एसी तक और चेयर से लेकर के ऑफिस टेबल तक, पानी के कैंपर से लेकर के पर्दों तक सब कुछ है, लेकिन सब कुछ सहयोग से, हमें कुछ खरीदना नहीं। ये एक हमारा सौभाग्य है। और क्योंकि सर हर कुछ सहयोग से और संघर्ष से हुआ, तो इनकी एसी की कैबिन से एसी तक की और वो सब अगर आप थोड़ा थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं जिससे वो भी समझ सके कि आखिर किस किस तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है। एक चीज छोटा सा इसमें और ऐड कर दूं जी जी, कि आमतौर पर आपने कार्यक्रम देखे होंगे, आपके वहाँ भी बहुत सारे कार्यक्रम होते होंगे, लेकिन शायद ही कभी ऐसा होता है कि जब एक 400 लोगों का कार्यक्रम हो और वहाँ 5 स्टार होटल में जाकर के लंच मिले जी। तो इस मामले में भी हम लकी रहे। हमने अभी जब हमारा छठा कन्वेंशन किया तो एक जगह हमने जाकर के होटल में रिक्वेस्ट करी और वो एक बार में एक्सेप्ट हो गई, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी पेपर वर्क के। और 400 लोगों ने, जो 500 रुपए का एक लंच की प्लेट होती है उस होटल में, 400 लोगों ने वो लंच किया। तो यानी ये भी एक तरह का सहयोग है ना जी। बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा सहयोग है कि नहीं है जी जी। तो इस सब में ये है कि कुछ नहीं, बस अच्छे लोगों का साथ है और सब पर विश्वास करके चलते हैं। इसीलिए जब जैसे जहाँ जहाँ मौका मिला हमने अपने काम को लोगों को समझाने की कोशिश की। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रही जी। और जब हम समझा पाए ठीक से तो उनको फिर मदद करने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। ये एक छोटी सी कहानी है जी जी। तो बहुत सारी चीजें, बात आप जो कर रहे हो ना, वो लोगों को समझाना आपको आना चाहिए जी। तो बहुत सारी चीजें काफी सारे अलग अलग सहयोग से जो है लोगों ने की। तो आज की तारीख में यही हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, तो आर्थिक सहयोग लगभग कहाँ कहाँ से और मतलब कितना कितना % आपको आपके खर्च को निर्वहन करने के लिए आसानी से आ जाता है? देखिए, कहीं से हम कोई डोनेशन किसी एनजीओ से या किसी सरकार से हमको नहीं मिलता जी। हमारे ग्रुप में जुड़े हुए लोग हैं, वो हमें सहयोग करते हैं। हालांकि 10% लोग सहयोग करते हैं, 1000 लोग जुड़े हुए तो 1000 में से 100 ही सहयोग करते हैं, लेकिन करते हैं जी। तो हम उन बाकी के 900 को नहीं देखते, हम उन 100 लोगों को देखते हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं जी। रिकॉर्डिंग क्लब का ऐप है, वो भी, उसमें भी इतना जबरदस्त कंटेंट है, मतलब हजारों रुपए का कंटेंट उसमें आपको मिलता है जी। और 1 साल का उसका शुल्क है 499 रुपए जी। तो कुछ थोड़ा बहुत वहाँ से हमें मदद मिल जाती है। इसके अलावा हम 11-12 लोगों की एक टीम है, हम हर महीने 1-1 हजार रुपए का कंट्रीब्यूशन करते हैं हमारी ही जेब से, और उससे हम इसको रन करते हैं। तो इस तरीके से मिला जुला, और हमारा जो कन्वेंशन वगैरह होता है उससे भी अगर कुछ बचत हो जाती है तो उससे इस तरीके से हम इसको चलाने की कोशिश करते हैं जी। और सलाम है इस जज्बे को आपके और इस मेहनत को, क्योंकि देखिए इतनी संघर्षमय स्थितियों में क्लब के 7 साल दोस्तों पूरे होने वाले हैं। 2016 में ये स्थापित हुआ, आज 23 है, तो 7 साल जो है पूरे होने वाले हैं। अब थोड़ी सी हम बात आपके कार्यक्रमों की कर लेते हैं कि अब तक आपने किस किस तरह के कार्यक्रम लगभग ऑर्गेनाइज किए, चाहे वो कन्वेंशन हो या वैसे ऑनलाइन तौर पर हो। तो पहला कार्यक्रम हमने पुष्कर में किया था, अजमेर में ही 2017 में, फरवरी 2017 में। दूसरा हमने किया मई 2017 में, जब रिकॉर्डिंग क्लब हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उसका हमने जन्मदिन मनाया बकायदा जी। और जन्मदिन में हमने जाकर के जयपुर में, यहाँ राजस्थान की राजधानी जो है, वहाँ मनाया, और मुख्य धारा के लोगों के बीच में बीबीसी के बहुत बड़े संवाददाता है नारायण बारेट जी, उनको हमने बुलाया। तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी थे अमित शर्मा जी, उनको हमने बुलाया। तो उनको हम समझा रहे थे कि हमारा काम कैसा है, हम क्या करते हैं और इसकी जरूरत क्यों है। उसके बाद दिसंबर 2017 में हमने उदयपुर में दूसरा कन्वेंशन किया। फिर मई 2018 में हमने एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन किया अजमेर में, जब 2 वर्ष पूरे हुए रिकॉर्डिंग को जी। सितंबर 2018 में हमने राजस्थान से बाहर पहली बार मध्य प्रदेश में देवास में जी तीसरा कन्वेंशन रिकॉर्डिंग क्लब का किया। और उसके बाद में मई 2019 में चौथा कन्वेंशन हमने आबू रोड में किया, राजस्थान में ही जी। फिर कोरोना काल में हम ऑनलाइन कार्यक्रमों की तरफ बढ़े,
और ऑनलाइन कार्यक्रमों की तो एक बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला है जी। जिसमें रेडियो मधुबन से लेकर के और तमाम ऑनलाइन कार्यक्रम शामिल हैं, चाहे वो मन की आंखों से हो, चाहे वो हमराही हो, चाहे वो विवाह परिचय सम्मेलन भी पहली बार भारत में रिकॉर्डिंग क्लब के माध्यम से हम लोगों ने ही किया, क्योंकि आमतौर पर ऑनलाइन मीटिंग तो हो रही थी लोगों की, लेकिन विवाह परिचय सम्मेलन के बारे में कोई नहीं सोच रहा था, तो वो भी हमने किया। इसके अलावा बहुत सारी वर्कशॉप हमने टेक्नोलॉजी पर, स्वास्थ्य पे, महिलाओं पे, बच्चों पे, समर कैंप तक हमने बच्चों का ऑनलाइन आयोजित किया। ये भी शायद मुझे लगता नहीं कि कोई और उदाहरण होगा जी। कि एक मुख्य धारा के बच्चों का समर कैंप, वो भी ऑनलाइन, इसमें तकरीबन 50 अलग अलग जगहों से बच्चों ने भाग लिया और उन 50 में से लगभग 95% बच्चे साइटेड थे। आप देखिए कमाल की बात। जी जी। और उसके बाद में फिर हमने अपना 5वां कन्वेंशन एक और राज्य गुजरात दाहोद में जाकर के किया और फिर 6वां कन्वेंशन अभी हमने नवंबर 2022 में अगेन आबू रोड राजस्थान में किया। तो इस तरह से हमारी ये पूरी श्रृंखला रही और जब 5 वर्ष पूरे हुए तो उस समय कोरोना काल चल रहा था, तो हमने ऑनलाइन लगातार 120 घंटे तक लगातार, ये एक रिकॉर्ड होगा मुझे लगता है, बेमिसाल 5 साल करके कार्यक्रम किया जी। और जब रिकॉर्डिंग क्लब के 6 वर्ष पूरे हुए तो 6 दिन 6 घंटे लगातार हमने सिक्स्थ सेंस नाम से एक कार्यक्रम किया। और यहाँ मैं बताना चाहूंगा दोस्तों व्यक्तिगत तौर पर कि मुझे भी इस कार्यक्रम से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और बहुत अच्छी अच्छी चीजें इस कार्यक्रम में जो है सर लोगों ने बताई थी। जी। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि बस ईश्वर ने मुझे मौका दिया सब कुछ करने का और वो मैं करता गया, लेकिन साथ ही साथ एक और अच्छा काम किया ईश्वर ने कि मेरे पास जो भी लोग भेजे वो सब अच्छे अच्छे लोग भेजे और उन अच्छे अच्छे लोगों से मिल करके, उन समर्पित लोगों से मिल करके हम सब एक गुलदस्ते के रूप में जुड़ करके काम कर पाए और वो काम हमने, हमारी छोटी सी टीम है लेकिन वो टीम बड़ी समर्पित है, वो बड़े बड़ी टीमों पर भारी है वो छोटी सी टीम। जी। और अब दोस्तों एक और चीज आपको सर के माध्यम से ही अब मैं बताना चाहूंगा हमारे श्रोताओं को। सर जैसे कि 7 साल जो है पूरे होने वाले हैं आपके रिकॉर्डिंग क्लब के इस 20 मई 2023 को, तो अभी आप क्या करना चाह रहे हैं? 7 साल पर क्या कुछ कर रहे हैं? इस बार हमने कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है और मुख्य रूप से हम आमतौर पर जितने भी कार्यक्रम करते हैं उसमें जो लोग जॉब में हैं या जो लोग अब नौकरी प्राप्त करने की और अग्रसर है, जो पढ़ाई अपनी पूरी कर चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ करते हैं। इस बार हमने सोचा कि बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ किया जाए, युवा वर्ग के लिए सोचा जाए और 15 से 29 वर्ष की आयु तक के लोगों को युवा माना जाता है, हमने 15 से 30 कर दिया जी। और 7 साल पूरे हो रहे हैं, 2 ग्रुप बनाए हमने, जूनियर और सीनियर वर्ग, उनके लिए 7 अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं रखी हैं। लेकिन जो हमारे जॉब करने वाले साथी हैं या जो लोग पढ़ाई पूरी कर चुके हैं उन लोगों का भी हमने ध्यान रखा, तो एक तीसरी कैटेगरी और बनाई हमने, उसमें हमने मोबाइल और कंप्यूटर ट्रेनिंग रखी है और अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। 31 मार्च लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, कोई भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आह्वान करता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से। और इसमें सुगम संगीत की प्रतियोगिता है, इसमें नृत्य, डांस की कंपटीशन भी हमने रखी है और डांस का कंपटीशन तो हमने ऐसे रखा है कि इसमें हम मुख्य धारा के लोगों को भी शामिल करेंगे, जो यहाँ के साइटेड लोग हैं वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर हमारे आने वाले अतिथियों के साथ जो साइटेड लोग आएंगे वो भी उसमें, अगर वो उस आयु वर्ग में आते हैं तो वो उसमें भाग ले सकते जी। यानी हमारे साथियों का मुकाबला हम सीधे मुख्य धारा के लोगों से करवाएंगे। ब्रेल लिपि को हम देख सकते, तो ब्रेल लिपि में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ब्रेल, हिंदी रीडिंग, हिंदी राइटिंग, इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश राइटिंग और सीनियर वर्ग के लिए चेस और जूनियर वर्ग के लिए एक्सटेम्पोर यानी आशु भाषण। और मैं वर्ग के बारे में बता दूं कि 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2008 तक जिनका जन्म हुआ है वो तो जूनियर वर्ग में माने जाएंगे, 15 से 22 वर्ष, और 1 जनवरी 1993 से 31 दिसंबर सन 2000 तक जिनका जन्म हुआ है वो सीनियर वर्ग में माने जाएंगे, यानी 23 से 30 वर्ष। इससे ऊपर के लोग और जो जॉब कर रहे हैं चाहे वो किसी भी आयु के हों, उनको हम मोबाइल या कंप्यूटर ट्रेनिंग करवाएंगे। 20 से 23 मई तक ही पूरा आयोजन है, 77 घंटे का ये आयोजन है जी। और 3 तरह के रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है, जॉब करने वाले लोगों के लिए और जो जूनियर सीनियर ग्रुप से बाहर है उन लोगों के लिए 777, सहयोगी जो भी आएगा किसी के भी साथ उसके लिए भी 777, चाहे वो किसी के भी साथ आए। और 2 कैटेगरी हमने विद्यार्थियों के लिए रखी है, 177 और 477। अगर आप सिर्फ कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, वहां आकर के रहना खाना पीना चाहते हैं तो 177 रुपए, और अगर आप इन सब के साथ साथ 477 दिनों के लिए रिकॉर्डिंग क्लब का ऐप भी लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको 477 का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जी।
तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है अभी तक सर ने क्लब को संभाला और बहुत अच्छा कार्यक्रम जो है कर रहे हैं सर। तो इस वक्त सर जैसे आप सुविधाएं देते हैं उनमें से और सब चीजों का तो चलिए लोग समझते हैं, थोड़ा सा मैं स्क्राइब व्यवस्था के बारे में बात करना चाहूंगा। उसकी व्यवस्था आप किस तरीके से अरेंज करते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्य से फॉर्म्स वगैरह आएंगे। बिल्कुल, ये आपकी जिज्ञासा बहुत ही वाजिब है। देखिए, जब हमने ऐप लॉन्च किया तो उसके साथ ही हमने ये सुविधा शुरू कर दी थी, यानी 18 नवंबर 2021 को ही हमने ये सुविधा शुरू कर दी थी। इसमें हमने ऐप में एक ऑप्शन रखा हुआ है बी माई स्क्राइब करके, वहां से आप फॉर्म भरिए, हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाती है, चाहे आप कहीं से भी हो। और इतने सालों काम करने के बाद अब ये पता है कि भाई देहरादून में अपना कौन मिलने वाला है, जबलपुर में अपना कौन मिलने वाला है, दिल्ली में अपना कौन मिलने वाला है, और बाकी अलग अलग जगहों पर हमारी अपनी टीम के लोग तो हैं ही। तो जब हमारे पास रिक्वेस्ट आती है तो हम अपने लोगों से संपर्क करते हैं, भाई ऐसा ऐसा अपना साथी है, उसका एग्जाम है, उसका एग्जाम करवाना है। वो कहते हैं ठीक है सर, एडमिट कार्ड भेज दीजिए, वो एडमिट कार्ड देते हैं और हम एडमिट कार्ड और मेडिकल सर्टिफिकेट लेते हैं। तो उसके बाद में जब स्क्राइब अरेंज हो जाता है तो जो संबंधित व्यक्ति है उससे उसकी बात करा दी जाती है, दोनों को एक दूसरे का नंबर शेयर कर दिया जाता है। और अभी तक मुझे खुशी है बताते हुए कि दिल्ली, नागपुर, पंजाब में बठिंडा, इधर राजस्थान में तो तमाम शहर, चूंकि मैं तो खुद ही राजस्थान में हूँ, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, सब जगह हम लोगों ने इधर मध्य प्रदेश में आ जाइए आप, इंदौर, भोपाल, है ना, इधर आप महाराष्ट्र में चले जाइए, मुंबई, पूना, इधर छत्तीसगढ़ में चले जाइए, कोरबा, तो सब जगह हमने अभी तक स्काई अवेलेबल करवाए हैं। और अभी तक, और इधर गुजरात में भी, अहमदाबाद। तो हमारे पास जितनी रिक्वेस्ट अभी तक आई हैं, मान लीजिए अगर हमारे पास अभी तक 30 रिक्वेस्ट आई हैं तो 30 में से लगभग 25 का हमने काम करवाया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा परसेंटेज क्या है। बाकी 5 को हमको मना करना पड़ा होगा किसी कारण से। और मजे की बात ये भी है कि इसमें हमारे साथ धोखा भी हुआ है, चोट भी हमने खाई है, बावजूद इसके हम ये काम कर रहे हैं। चोट कैसे खाई? बनारस, गाजीपुर के एक व्यक्ति ने हमसे संपर्क किया अभी 2022 में, वहाँ पे हमने अपने सोर्सेज से उनको स्क्राइब अवेलेबल करवाया। अब भाई साहब इतने चतुर निकले कि एग्जाम हो गया, उसके बाद राइटर को थैंक यू तक कहना दूर रहा। चूंकि राइटर कहीं दूर से आता है, वो अपना पेट्रोल का खर्च लेता है या जो भी लेता है, तो वो सीधे मतलब विद्यार्थी और राइटर का मैटर है ना। तो हम यही कहते हैं उसको जो चाहिए वो आपको देना, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। तो उसको लगा यार पैसे देने पड़ेंगे अगर मिलूंगा तो। एग्जाम होते ही भाई साहब निकल लिए, और उसके बाद उस व्यक्ति को जो रिक्वायरमेंट थी पैसों की वो मुझे अपनी जेब से भरने पड़े, ये स्थिति है जी। तो ये चोट भी हमने इस तरह की खाई है। कई बार लोग मना कर देते हैं बिना किसी कारण के, मतलब मना भी नहीं करते हैं और एग्जाम देने भी नहीं पहुंचते हैं, और राइटर वहाँ वेट करता रह जाता है। ये इस तरह की परिस्थितियां भी हमारे साथ आती हैं, लेकिन फिर भी कर काम। जी, कहते हैं संघर्ष हर परिस्थिति में करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा ही कुछ इस क्लब के साथ और सर के साथ भी है श्रोताओं। अब सर थोड़ी सी बात हम ऐप पर भी कर लेते हैं कि ऐप किस तरीके से लॉन्च हुआ, कहाँ कहाँ से आपने प्रयास किए और किन किन का योगदान रहा इस ऐप को बनाने में। देखिए, ऐप को बनाने का काम टोटली कमर्शियल होता है, उसमें हमने पेमेंट दिया है, हमें इसमें कोई सहयोग अभी तक नहीं मिला। हाँ, पीछे हमने 2017 में एक ऐप जरूर लॉन्च किया था, जब 1 वर्ष हुआ था पूरा, वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट बना था और वो हमारे अपने साथी ने बनाया था, हमारी टीम के एक सदस्य थे उन्होंने बनाया था। लेकिन इस बार जो हमने ऐप, फिर वो उस समय वो ऐप चला भी नहीं और उसमें काफी हमको दिक्कतें रही। तो उन गलतियों से सीखते हुए इस बार हमने यही सोचा था कि अब पैसा देंगे और काम करवाएंगे। तो यहाँ भी यही हुआ कि बस इत्तेफाक से ऐसे ही आप ही की तरह 2021 में एक किसी ग्रुप ने हमारा इंटरव्यू लिया और वो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए थे, बातों में बात चली, हम ऐप भी बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मैंने कहा लो यार हमारा ऐप बनाओ, हम तो कब से परेशान चल रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है बना देंगे, इतना पैसा लगेगा। हमने कहा ठीक है देखते। बस ऐसे करके उसकी शुरुआत हो गई, और बाकी जो हमारा कंटेंट है वो तो हमारे पास है ही, उसकी एडिटिंग करके ऐप पर अपलोड करना है, वो सारा काम मैं ही करता हूँ। न्यूज़पेपर्स की जहाँ तक बात है तो न्यूज़पेपर हमारे रीडर रिकॉर्ड करते हैं और हमारी टीम के लोग उसमें अलग अलग जिम्मेदारियां बांटी हुई हैं सबकी जी। जैसे छत्तीसगढ़ से मुकेश जैन सर हैं, वो न्यूज़पेपर भी तैयार करवाते हैं, खुद भी न्यूज़पेपर बनाते हैं, जैसे द हिंदू वगैरह के TTS में वो तैयार करते हैं, और कुछ वॉलंटियर्स से वो रिकॉर्ड करवाते हैं और वो न्यूज़पेपर अपलोड भी करते हैं। हार्दिक भाई हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो न्यूज़पेपर हम भेज देते हैं टीम के व्हाट्सएप में, उनको अपलोड करते हैं। गुजरात से हैं हार्दिक भाई, अभी विद्यार्थी हैं। विनोद गढ़वाल जी और अली असगर जी जो हैं वो खुद अपनी आवाज में न्यूज़पेपर रिकॉर्ड करते हैं। विनोद जी तो RC न्यूज
के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, और अली भाई द हिंदू का हिंदी में विश्लेषण तैयार करते हैं रोजाना। इसके अलावा हमारी टीम में ममता जी हैं, सीमा जी हैं। ममता जी जोधपुर से हैं, सीमा जी यूपी से हैं, निधि जी अहमदाबाद गुजरात से हैं, और अभिषेक भाई हैं हमारी टीम में जी, और भानु प्रताप हमारे टीम में है, हमारे राजस्थान से ही। भाई जोधपुर से हैं, तो भगवती जी हैं। इस तरह से हमारी दीपक भाई हैं दिल्ली से, जो अभी तक जितने भी स्क्राइब हमने करवाए हैं उनमें से 50% लोगों के तो स्क्राइब अकेले दीपक भाई ने करवाए हैं। जी जी। तो इस तरह से ये हमारी बहुत छोटी सी टीम है, और बस यही है कि जो नाम लेते हैं सबका तो डर रहता है कहीं भूल न जाए। इसके अलावा तो जो रिकॉर्डिंग क्लब में जो लोग जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है वो सभी हमारी टीम है, और वो सबके सब समर्पित है जी। इनके बिना हम कुछ भी नहीं। इस तरीके से जो है पूरी जर्नी दिन भर की जो भी ऐप पर चीजें हैं वो रहती है। इसके अलावा सर थोड़ा सा, क्योंकि हम ये भी जानना चाहेंगे, ये भी श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि लोगों को लाभ जो है वैसे तो बहुत तरह के मिले भी होंगे, लेकिन कुछ बताना चाहेंगे आप कि जिससे मतलब जिन सुविधाओं से आपकी लोगों को बहुत बड़ा फायदा जो है उन्हें मिला हो अपने जीवन में। देखो गौरव भाई, अगर मैं बिना किसी लाग लपेट के अगर एक सीधे सरल शब्दों में कहूँ ना, तो 2010 से लेकर के अभी तक हमारे पास कोई डेटा नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन सोशल मीडिया की जो ताकत है, ब्लाइंड फील्ड की जो आदत है, उन दोनों को ही मुझे अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि मैं खुद ब्लाइंड हूँ और सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि आप एक चीज कब देते हैं तो वो शेयर कितनी जगह होती है। हमारी जो रिकॉर्डिंग होती थी वो लेता एक था और पढ़ते 100, ये स्थितियाँ थी जी। जब सीडी पे देते थे, कोई बात नहीं, हम चिल्ला करके कहते थे हमें सूचना करें, लेकिन लोग सूचना तक नहीं देते थे। तो इन सब बातों को अगर मैं आज एक डेटा के रूप में अगर कम से कम भी लेकर के चलूँ ना मैं, तो 5,000 लोगों की जॉब लगवाने में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से रिकॉर्डिंग क्लब का योगदान रहा है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जी। और इसके अलावा जो विवाह सम्मेलन वाला है, तो उसमें आप कहाँ तक लाभ हासिल कर चुके हैं, कितने लोगों को? अभी तक देखो सीधा लाभ ही लाभ है उसमें। 150 लोगों की तो हम आपस में बात करा चुके हैं जी, और 5 विवाह करवा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, विवाह जैसा काम जिसमें आप सामने वाले को मिलकर भी जज नहीं कर सकते। लोग तो कई सालों तक साथ रहते एक दूसरे को जज नहीं कर पाते हैं जी। तो 5 शादियां करवाई हैं, वो हमारे घरों में रह करके करवाई हैं, अपनी जगह पे बैठ करके कहीं जाए बिना, ऑनलाइन रूप में ही हमने मिलवाया है। लेकिन 5 में से एक भी शादी अभी तक टूटी नहीं है जी। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ जो है कहीं ना कहीं आपको मिला आपके क्लब के द्वारा। और बहुत सी चीजें दोस्तों हमने सर के बारे में बताई, क्लब के बारे में बताई। यहाँ पर सर मैं चाहूंगा कि आप एक कविता और अगर हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें। ये तो आपने पता दिया वही मुझे, तो फिर भी सर कुछ भी 2-4 लाइनें। एक कविता जो मैंने 2017 में मैंने ये कविता लिखी थी जी, वो मुझे उसकी कुछ 2-4 लाइनें याद आ रही हैं। तो वो कुछ यूं थी कि कब तक हम यूं ही सहते रहें, सीमा पर सैनिक मरते रहें। कब तक हम यूं ही सहते रहें, सीमा पर सैनिक मरते रहें। और न जाने कितने देने होंगे इम्तिहान, और न जाने कितने देने होंगे इम्तिहान। बच्चा पूछ रहा क्यों चुप है हिंदुस्तान, बच्चा पूछ रहा क्यों चुप है हिंदुस्तान। ऐसे करके मैंने ये एक कविता लिखी थी। बहुत सुंदर देशभक्ति लाइनों से जो है आपने इस कविता को पिरोया, काफी अच्छा लगा। इसके अलावा सर जो अलग अलग राज्य के जो न्यूज़पेपर्स तैयार किए जाते हैं और जो भी चीजें हैं अलग अलग राज्यों से आपसे लोग जुड़े और वो करते हैं, तो वहाँ से किस किस तरीके से सपोर्ट रहा? देखो अलग अलग राज्यों में मेनली न्यूज़पेपर की जो जिम्मेदारी है ना, वो मेरे और मुकेश जी के पास है जी। कुछ लोगों को मुकेश जी ने जुटाया और शुरुआत मैंने कर दी थी। और यहाँ पर भी एक किस्मत की बात ही रही कि जो वॉलंटियर्स हमें मिले वो बिना मेहनत के हमें ज्यादातर मामलों में ऐसा ही रहा कि आगे से आगे मिलते रहे। जैसे मैं उदाहरण दूं, गुजरात समाचार गुजराती भाषा में जो हम करवाते हैं, हमारे किसी सदस्य ने उनको नंबर दिया, उन्होंने खुद आगे से फोन किया कि भाई हम कुछ करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है मैम, बहुत अच्छी बात है। तो जब बातचीत के दौरान बात निकली
तो ये सॉल्यूशन निकला कि आज गुजराती भाषा का न्यूज़पेपर भी पिछले लगभग 2 सालों से हम लगातार बिना किसी ब्रेक के दे रहे हैं। जी, बहुत सुंदर तरीके से सर आप काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं बार बार कहता रहा हूँ, क्योंकि हर काम के पीछे संघर्ष है, हर काम के पीछे कोई ना कोई किस्सा, कोई ना कोई कहानियां हैं। मेरा तो मन भी नहीं करता कि हम इस साक्षात्कार को कहीं जो है मोड़ दें, कहीं पर इसको एंड करने की स्थिति में लाएं, क्योंकि हर चीज के बारे में जानने की उत्सुकता, जिज्ञासा हम सभी को है, मुझे है, मेरे सभी श्रोताओं को है। और जिस तरीके से आप उत्तर दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ है आपके पास वो सब बताने का, आज आपने हमारे श्रोताओं को उस संघर्ष को सुनाने का आप बिल्कुल सोच करके आज जो है इस साक्षात्कार में बैठे हैं। अब सर, सारी चीजों के बारे में बात हो गई, क्लब के बारे में बात हो गई, जो चीजें आप देते हैं उनके बारे में बात हो गई, और ऐप का अभी थोड़ा सा आप हमारे श्रोताओं को बता दीजिए कि किस तरीके से चल रहा है, और ऐप को निरंतर विकसित करने में किस तरीके के चैलेंजेस का आपको कई बार जो है सामना करना पड़ता है, सर्वर के रिगार्डिंग या जो भी हो। वही खर्चे की बात रहती है, हर महीने उसका भी 4-5 हजार का खर्च रहता है ऐप का भी, लेकिन वो कर रहे हैं। और सजेशन जो भी आते हैं, जैसे किसी ने भी कोई सजेशन दिया, हम तुरंत नोट करके डेवलपर तक पहुंचा देते हैं और बोलते हैं भाई हमको ये चाहिए जी, तुम्हें पैसे चाहिए तुम पैसे लो, लेकिन हमको ये चीज चाहिए। तो जो भी हमारे साथियों के लिए सुविधाजनक हो सकता है वो हम तुरंत देने की कोशिश करते हैं जी। और अगर दोस्तों एक्सेसिबिलिटी की बात करें, तो इससे ज्यादा एक्सेसिबल कोई ऐप नहीं होगा, आप क्या मानते हैं सर? अब मैं तो देखो, क्योंकि अब रिकॉर्डिंग क्लब का ऐप ही है, इसलिए शायद हो सकता है लोगों को लगेगा मैं तो तारीफ करूंगा ही, लेकिन अब ये तो लोग खुद यूज करें, देखें उसको। और अगर उनको किसी तरह की दिक्कत है तो रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस में फोन करें, 7737868659। मैं रिपीट कर देता हूँ, 7737868659 नंबर है। मुझे भी कॉल कर सकते हैं 9414868659 पर, सोमवार से शनिवार। बस ऑफिस आवर्स का थोड़ा सा ध्यान रख लें तो हम मदद करेंगे आपकी। आप खुद इस्तेमाल कीजिए, फिर आप जज कीजिए कि भाई वास्तव में एक्सेसिबल है कि नहीं है। जी, हम लोगों ने तो पूरा ध्यान रखा है इस बात का। तो सर, अब लास्ट में जो है आप लास्ट मैसेज हमारे सभी श्रोताओं को, चाहे वो दृष्टिबाधित हो या दृष्टिवान हो, क्या कुछ आप लास्ट मैसेज हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे? भाई मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी ईश्वर ने हमें एक ही बार दी है, हम यही मानकर चलें। और आपने जिस दिन ये मान लिया खुद से कि आपका एक एक पल कीमती है, शायद मुझे लगता है आपके उस एक पल से अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल जाएगी, और आपको उस एक पल को पहचानने की जरूरत है। तो बहुत अच्छा मैसेज जो है सर ने दिया। अगर इस मैसेज को भी, मैं फिर वही कहूंगा, लोग धारण करें, फॉलो करें इन बातों को, तो निश्चित रूप से आगे जाकर कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया जो है लोग कर पाएंगे। तो अब दोस्तों, इसी के साथ जो है सर, आप सबसे पहले आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी सारी बातें की, इतनी सब जानकारी अपने बारे में, अपने क्लब के बारे में, जिन संघर्षों से आप गुजरे उनके बारे में दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जी, अब दोस्तों क्या है कि मेरा भी आप सभी से विदा लेने का वक्त आ गया है। मुझे भी आप सभी से अब अनुमति जो है लेनी होगी, क्योंकि तभी तो हम किसी और नए कार्यक्रम में नई हस्ती के साथ आप सभी से मिल पाएंगे। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा नए कार्यक्रम के साथ, किसी और नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।